आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नजर और हालात और वाक़ात में सबसे पहले हम राजौरी का रुख करेंगे। राजौरी के जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुश्तबा शय पाई गई है। बताया जाता है कि लिफाफे में ग्रेनेड रखा गया था और इसी ग्रेनेड के पाए जाने की खबर के बाद, मुश्तबा चीज के पाए जाने की खबर के बाद फोर्सेस को अलर्ट किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड लाया गया है और पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए वहां छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। राजौरी, पुंछ राजौरी के हम इलाके की हम खबर करें। राजौरी के जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड का पाया जाना और इस इलाके में इस तरह के वाक़े पर सवाल नहीं है बल्कि हालात पर सवाल है और हालात जम्मू कश्मीर के हैं। और इन्हीं हालात के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल में आए दिन खबर यही आती है कि गोलीबारी गोलाबारी सब कुछ हुआ है। गोले भी चले हैं, इमलाक का नुकसान भी होता है, इंसानी जानें भी चली जाती हैं। कल सुबह से लेकर शाम देर गए तक खबरें यही आती रही कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ राजौरी का दिगवार से लेकर केरनी तक का इलाका गर्म था, लेकिन वहां के लोग इस हालत में परेशान हैं। कश्मीर के लोग भी परेशान हैं और साफ जाहिर है इंसानी जानों का मारा जाना, इंसानी जानों का ज़िया होना आम लोगों के लिए परेशानी का सबब ही है। और श्रीनगर से लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों तक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो दोनों ममालिक से ये बात करता आ रहा है, बताता रहा है कि कहीं न कहीं आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो लोग हैं जो मारे जाते हैं वो इंसान है और इंसान का खून बहाया नहीं जा सकता है। मोहम्मद सुल्तान कांग्रेस के लीडर हैं और मोहम्मद सुल्तान भी यही कुछ मानते हुए दोनों सरकारों से अपील कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इन वाक़ात को रोकने की जरूरत है। बदकिस्मती ये है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द पीपल जो इस बॉर्डर के दोनों साइड में मरते हैं, जख्मी हो जाए। उनका माल जायदाद, खेती बाड़ी, मवेशी सैकड़ों के तादाद में मरते हैं। आप देखिए उन लोगों की हालत, बच्चे बर्बाद हो गए। कितने लोगों को रिश्तेदार दूर जगह पर एडजस्ट करेंगे, ये वहीं मरते हैं। उनके मकान देखिए, सब जगह हीरानगर से लेकर गुरेज तक हाल देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का। बोथ साइड्स, उधर का गोला भी इधर का गोला भी, बीच में मरता है जम्मू कश्मीर का इनोसेंट बाशिंदा। इसके लिए हमारा देश सीरियस नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर यहाँ भी है, पार भी है, दो जगह। जम्मू में भी उनका ऑब्जर्वेशन पोस्ट, यहाँ श्रीनगर में, रावल इधर मुजफ्फराबाद में, कोटली में। व्हाट फॉर दे आर हियर। सर्दियों गर्मियों में वो एंजॉय करते हैं, निगीन लेक स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन इस वक्त दे शुड कम फॉरवर्ड कि भाई कौन वायलेशन करता है, कौन इनिशिएट करता है गोलाबारी, ताकि दुनिया को पता लगे ये गरीब जम्मू कश्मीर के लोग बेगुनाह मरे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इंडो पाक बातचीत करें ये लोग, और कोई रास्ता नहीं है, गोलाबारी से कुछ नहीं होगा। यहाँ के जिस तरह ये चाइना के साथ हफ्ते में 4 बार फौजी मीटिंग होती है, ऐसे हमारे इतने जनरल है, मिले वहाँ का जनरल यहाँ का जनरल, भाई क्या बात है, गोलाबारी बंद करो, तभी लोग कहेंगे हाँ देश के सरकार को पता लग रहा है कि लोग मर रहे हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। वो सिर्फ बड़के मारते हैं दिल्ली में और फरोई मसलों के ऊपर। ये देखिए कितने क्या नाम है बुजरा यहाँ आ गए कश्मीर में इलेक्शन के लिए। एक पुंछ गया, राजौरी गया, हीरानगर गया, कुठवा गया, आरसपोरा गया, नहीं उनको फिक्र नहीं है। सिर्फ ये शुक्र कहते आज हमारे 2 जवान मर गए, आज हमारे सिविलियन 8 जख्मी हो गए, एक औरत मर गई, इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इन ताल्लुकात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही गोलीबारी से अक्सर लोग मारे जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से माजूर भी हो जाते और आज माजूरों का आलमी दिन था और आज के आलमी दिन पे तकरीबात भी हुई, कुछ मुजाहरे भी हुए। तकरीबात पे हम दिखाएं आपको श्रीनगर में जो तकरीबात हुई, वहाँ मुआशरे के हर तबके से वाबस्ता अफराद रहे, उन लोगों की पीठ थपथपाई, उन लोगों को हौसला दिया जो हालात की मार की वजह से या कुदरत की मार की वजह से कहीं न कहीं परेशान हैं। हम बात करें डिसेबल्स की, उन डिसेबल्स की जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन हालात या यूं कहें उनके साथ पेश आए वाक़ात की वजह से में वो बड़ा कुछ नहीं कर सके जिसकी वो तमन्ना करते थे। और श्रीनगर के बिना
इलाके में डिसेबिलिटी स्कूल में आज की तकरीब पर मुआशरे के तबके के हर तबके से वाबस्ता अफराद ने आकर यहाँ उन बच्चों की पीठ थपथपाई, उन्हें हौसला दिया, कार रैली भी की और यहाँ बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें ये बताने की कोशिश की कि सरकार क्या, मुआशरे का हर तबका उनके साथ है। एक झलक वहाँ से लेके यहाँ तक की और उस सारे के बीच में क्या कहते थे वो लोग। वर्ल्ड डे है डिसेबल्ड का, तो इसमें हर तरह के डिसेबल्ड आते हैं, वेदर दे आर फिजिकली, मेंटली, विजुअली, वॉट एवर इट इज़। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा कि हम फिजिकली जो रिहेबिलिटेशन है वो हर कोई चाहता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ हमारे बहुत ही स्पेशल डिसेबल्ड है जिनके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग है और उसमें हमें काफ़ी ताउन मिल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी और नेशनल से भी और लोकल से भी। लेकिन इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि इनको इकोनॉमिकली कैसे हम इंडिपेंडेंट बनाएं, मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो उसके लिए इतना ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री, यहाँ हमारे मुल्क में। तो उसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ आज के दिन उन लोगों से जो हमारे साथ राब्ता करें, जिनके पास हैं एवेन्यूज़ जहाँ पे बहुत आराम से ये हमारे डिसेबल जो है डिफरेंट टाइप के, चाहे वो बोल नहीं सकते हूँ, सुन नहीं सकते हो, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे चीज़ों को रखने में ये बहुत काम आ सकते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो डिसेबल्ड है ये खुद ATM तक नहीं जा सकता है, इसको ज़रूर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है कि भाई मुझे 4 पैसे निकाल दें, मुझे हेल्प। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब जो भी द हेल्प ऑफ बैंकिंग है कि वो किसी तरह से कहीं कहीं इनके लिए ऐसे ATMs में रैंप्स लगवाएं ताकि ये भी अपना पैसा खुद निकालें। रीजनल डिसेबिलिटी सेंटर बीमना में आज की तकरीब और इस तकरीब पर कार रैली से लेकर दूसरे मामलात, बच्चों की हौसला अफजाई, उन असातिज़ा की जो वहां पढ़ाते, जो इन बच्चों के साथ वहां पे वो भी काबिल तारीफ हैं। सरकारी सतह पे कोई बड़ी तकरीब नहीं हो, माजूरों को आज के दिन पे सरकारी सतह पे कुछ खास याद नहीं किया हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि माजूर तबके के लिए सरकार की तरफ से जो स्कीमें हैं उनके हवाले से बार बार ये लोग यही बताते हैं कि उन स्कीमों का उन्हें कोई फायदा नहीं है। और यही मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी था। माजूर तबके से जुड़े लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए थे और अपने ही अंदाज में मुजाहरा करते हुए सरकार तक मामला पहुंचाते हुए सरकार पर इल्जामात लगाते हुए बता भी रहे थे कि आपके पास स्कीमें हैं, आपके पास कायदे और कानून हैं, लेकिन जमीनी सतह पे जो हकदार है, जो मुस्तहक है, उसको वो स्कीम से फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज आलमी दिन है जिस्मानी तो नाकिस लोगों का। ये दिन पूरे दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन के मौके पर पूरे दुनिया में जिस्मानी तो नाकिस लोगों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और इनके फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जाता है। मगर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में इसके बरक्स हो रहे हैं। यहाँ पर डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो पास हुआ है अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। बदनसीबी की वजह से यहाँ यूनियन टेरिटरी भी बनी है तब भी लागू नहीं हो रहा है, तो हम दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर हो रहे हैं। उसमें जितने भी बेनिफिट्स है पूरे हिंदुस्तान में मिल रहे हैं लोगों को, मगर हमें उससे महरूम रखा गया है। अब हम यही चाहते हैं कि रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को कि हमारे मसले और मसाइल जो है वो डिसेबिलिटी एक्ट को जल्द अज जल्द पूरी तरीके से लागू करे और हमारे बाकी मसले भी और भी हल करे। अगर आज के दिन के मौके पर मतलब हमारी आवाज़ ना सुनी गई तो 25 जनवरी 2021 को हम जम्मू में सिविल सेक्रेटरी के सामने गैर मुमकिन उर्से के लिए हैंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं। चलिए, ये हालात और वाक़ात का खास पहलू और अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम सियासी क्वारंटीन की भी बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े लीडर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सियासी क्वारंटीन कहें या वो हालात की क्वारंटीन में चले गए थे और आज क्वारंटीन से उमर अब्दुल्ला बाहर आए थे। श्रीनगर में नवाई सुबह कम्प्लेक्स पर आज उन्होंने वर्करान की एक मीटिंग भी बुलाई थी। साफ जाहिर है आज इंतखाबात में वर्करों की मीटिंग और इस मीटिंग में इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने अपने कारकुनों को मशवरा और तफसीलात दी होंगी। लेकिन सैयद तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त सारे मामले पर लेके मौजूद है। श्रीनगर के लाल चौक के इलाके से सैयद तजम्मुल मेरे साथ मौजूद है। तजम्मुल, सबसे पहले आपका खुश आमदीद, शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूंगा, आपके बैकग्राउंड में इस वक्त लाल चौक के खूबसूरत नज़ारे नजर आ रहे हैं और इन्हीं नज़ारों के बीच में कुछ बादल भी छाए हुए हैं। हम सियासी बादलों की बात तो नहीं करेंगे, मौसम के बादलों की बात, लेकिन मौसम के बादलों के बीच में ही
सियासी बादल और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वारंटीन में थी, बड़े लीडरान क्वारंटीन में थे, आज बाहर आए, क्या रहा वहां, क्या सूरत हाल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स में? पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए बिलाकर एक खुशखबरी आई कि स्टार कैंपेनर उमर अब्दुल्ला जो हैं अपना क्वारंटीन मुकम्मल करने के बाद जब गोशा नशीन हुए थे उसके बाद बाहर आए तो सीधा आज उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने हेडक्वार्टर वाक़या नवाई सुबह श्रीनगर में अपना इजलास तलब किया। इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नायब सदूर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सीनियर लीडरान की मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने उन्हें समझने की कोशिश की कि सियासी क्वारंटीन में क्या कुछ बदला और इसकी बदलती तस्वीर में जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए और गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को कितना पब्लिक सपोर्ट आपकी तरफ से मिला और उमर अब्दुल्ला और सीनियर अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी में पीपल्स अलायंस के जो स्टार कैंपेनर थे जब वो नजर नहीं आए तो क्या इसको नुकसान से भी कहीं ना कहीं आसपास देखा जा सकता है या नहीं। लेकिन बिलाकर सियासी हलकों के बाद जब जराए से पता चला कि उमर अब्दुल्ला ने आज अपने साथियों को मशवरा दिया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को ऐन मुताबिक चलें, असूलों के ऐन मुताबिक चलें और किसी भी जगह जहां इत्तेफाक की गुंजाइश और बनती है उसको मजबूत करें। उमर अब्दुल्ला ने तमाम बयानात के हाशिए में बात भी की जब स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के सईद शाहनवाज हुसैन, सईद अब्बास नकवी, तरुण चुग और उसके बाद कई एक लीडरान जब कश्मीर की सरजमीन पे पहुंचे, डॉक्टर जतिंदर सिंह, तो उन्होंने कहा 70 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के लिए अवाम ने कुछ नहीं किया बल्कि जो कुछ किया अपने अहल अयाल और आसपास में अपने खास लोगों के लिए ही किया। इस पे तफसील से बातचीत हुई। 87 के इंतखाबात के हवाले से भी भारतीय जनता पार्टी ने आज इंदिया दिया कि अगर उस वक्त रिगिंग नहीं हुई होती तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बंदूक नहीं होता। कुल मिलाकर इस आज की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान को कहा कि गुपकार अलायंस के जो फैसले हैं इसको पूरी तरह से अमलाने की कोशिश करें और जहां पर भी तजाद का स्कोप है उसको ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, जिसका वास्ता और जिसका बाज़ाब्ता तौर पर लीडरान ने यह हवाला दिया कि मुतअद्दिद मकामात पर कुछ मामलात हैं लेकिन ओवरऑल PAGD की जो सियासी इनिंग नए सिरे से है जिसमें न शेख अब्दुल्ला की सियासत है, न मुफ्ती सईद की सियासत है, न 87 के इंतखाबात की बात है, न ही जम्मू कश्मीर में PDP के BJP के साथ मिलने की सियासत थी। जो सियासत थी वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो बयानात है उसी के आसपास उमर अब्दुल्ला ने अपना क्वारंटीन मुकम्मल करने के बाद नवाई सुबह में आज अपनी सियासी तकरीर और सियासी इनिंग का दोबारा आगाज किया। तजमुल, आपने दोबारा इनिंग शुरू करने का बात भी की उमर अब्दुल्ला की, क्या उमर ने मीडिया से कोई बात की? क्या मीडिया ने उनसे ये पूछा, जिस तरह शहर में या यूं कहें वैली में इस वक्त कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला किसी और फारूक अब्दुल्ला किसी मजबूरी की वजह से क्वारंटीन चले गए थे, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी, क्या इस पर कोई बात हुई? देखिए, जब आप कोविड-19 के दौर में चल रहे हों उसके बाद सियासी लीडरान कितना ही बड़ा कद उनका क्यों ना हो, जब मरकजी वज़ीर दाखिला भी क्वारंटीन हुए थे, जब BJP के प्रेसिडेंट भी क्वारंटीन सेंटर चले गए थे, उसके बाद चूंकि ज़रा इब्लाग या मीडिया की रसाई नवाज सुबह के अंदर बिल्कुल ममनू थी और किसी भी बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ये मीडिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर थी और इसमें किसी भी मीडिया या ज़रा इब्लाग के बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब सियासी बयानबाजियों की बात करें, वाकई कुछ मामलात हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या वाकई सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला हफ्ता भर की छुट्टी लेकर अपने घरों में गोशा नशीन हुए थे, या अपनी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद या सूरत हाल का मुशाहिदा करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने भांपा कि पहले सेहत की बात करें, उसके बाद मुख्तलिफ समतों में जाने वाले सियासी मामलात की बात करते हैं। लेकिन जो कुछ भी होगा, आज की इनिंग के बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला नवाज सुबह पहुंच गए, क्या वो अपने उन लोगों के पास जाएंगे, क्या आवाम के पास जाएंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी उम्मीदवारों के पास जाएंगे, या शाम तक कोई बड़ा प्रेस रिलीज जारी करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद या क्रिटिसिज्म जो है वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के आसपास थी और थोड़ी सी क्रिटिसिज्म जो थी वो PDP और BJP के आपस में मिलने पर हुई। लेकिन सियासी बयानबाजियों में अभी तक कोई भी बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला ने जाहिर नहीं किया। हम इंतजार करेंगे, शायद उनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ जाए। चलिए, उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया, लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उमर और फारूक किन हालात में, किन मजबूरियों में क्वारंटीन चले गए थे। लेकिन चलते चलते आपसे तजम्मुल जानना चाहूंगा, कल इंतखाबात का नया फेज किस तरह की तैयारी आपको नजर आ रही है?
तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जिस तरह से पहले मरहले और दूसरे मरहले में आपने देखा कि न सिर्फ लोगों की भारी तादाद घरों से बाहर आई, बल्कि हमने कई जगहों पर जाकर ऐसे मनाजिर कवर किए। ऐसा लग रहा था कि शायद मेंबर पार्लियामेंट चुनना हो, ऐसा लग रहा था कि शायद असम्बली के लिए किसी रुकन का इंतखाब अमल में लाना हो। इतना जोश और खरोश, इतने ज़्यादा उम्मीदवार, और अब की बार उम्मीदवारों में औरतों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त इंतखाबी अखाड़े में मौजूद है। लेकिन शुमाल और जुनूब में कड़ाके की सर्दी में वोटरान फिर बाहर आएंगे, और अब की बार उम्मीद करते हैं कि उनके वादों को अमली जामा न पहनाएं आप, लेकिन झूठ और गलत की सियासत से बईद इससे बाहर निकल कर सच बोलने की कोशिश करें कि आप पानी, बिजली, सड़क, सेहत, ड्रेनेज के लिए इन वोटों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी सियासी मामलात को लेकर आप इसमें कोई मुदाखलत करेंगे। लेकिन बहुत जगहों पर हमने देखा गैर संजीदा, उम्र रसीदा नौजवान और वो लोग जो इंतहाई गैर मारूफ हैं, सियासत से नाबलद हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, अपनी जुबान जब खोली तो जिन अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वोटरान में बहुत ज़्यादा रंजिश है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि अगर ऐसे अफराद जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, ऐसे अफराद जिनको सियासी बसीरत भी नहीं है, बालिग नजरी नहीं है, सोच नहीं है, ये वोट मांगे, उस वोट की कद्र और कीमत कौन जानेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, आपका लाल चौक के खूबसूरत नज़ारों से, इलाके से हमें पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सईद तजम्मुल ने जिस तरह कई मामलात पर नजर रखी, सवाल पहला यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्वारंटीन क्यों हुए थे, क्यों उन्होंने इतना वक्त खामोशी से गुजारा, क्या उन पे कोई प्रेशर था? कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट स्कैंडल के तार खोलने जाने की धमकियां मिल रही थी, और उन्हीं को देखते हुए खामोशी इख्तियार की उमर और फारूक ने। अब वो खामोशी इख्तियार थी, हो सकता है कि जो लोग खदशा का जाहिर करें वो ना हो, वो पॉलिटिकल क्वारंटीन ना हुए हो, बल्कि उन्हें क्वारंटीन वाकई में होना पड़ा हो, कोविड क्वारंटीन होना पड़ा हो। लेकिन वो उमर अब्दुल्ला जो हर 4 घंटे के बाद एक ट्वीट करके सियासत पर अपनी राय देते थे, हालात पर तबसरा करते थे, वो उस उमर अब्दुल्ला का इन हालात में, इन वाक़ात में, इन डीडीसी इंतखाबात के बीच में कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या ट्वीट करने में भी उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा था? क्वारंटीन में क्या लिखा नहीं जा सकता है? ये सवाल लोग पूछ रहे, और इन्हीं सवालात का जवाब उमर अब्दुल्ला को देना पड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाएगा। वो अलग बात है कि गोल मटोल सियासत के दायरे में उमर और फारूक शायद इन सवालात को भी गोल मटोल कर ही जाए, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जिस तरह सब जानते हुए तजम्मुल ने भी आपको बता दिया कि बहुत से गैर मारूफ शख्सियात मैदान में उतरी हैं, बहुत से ऐसे लोग मैदान में उतरे जिन्होंने जुबान का सर कलम कर दिया है, जिन्होंने सियासत का सर कलम कर दिया है। वो लोग मैदान में उतरे जिनकी न अपनी कोई शख्सियत है, न कोई बसीरत है, बल्कि वो लोग भी मैदान में उतरे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। इंतजामिया की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ आज इन इंतखाबात में जो लोग लड़ रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा लड़ रहे, उनमें से अक्सर के बारे में नहीं बल्कि कुछ के बारे में ये भी शिकायत आ रही है कि उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। नारकोटिक्स के साथ उनका धंधा है, वो चर्स, ब्राउन शुगर, हीरोइन के धंधों में मुलविस है, कुछ के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। लेकिन साफ जाहिर है इलेक्शन में मुकदमे की बात, एफआईआर की बात होती है, जब तक ऑनरेबल कोर्ट सजा न दे तब तक इलेक्शन के हवाले से कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जमहूरियत है जहां फूलन देवी ने भी इंतखाबात लड़े हैं, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अवाम उनको रिजेक्ट कर सकती है। फूलन देवी को जब रिजेक्ट किया गया तो यहाँ के नारकोटिक्स वालों को क्यों रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है? यहाँ के उन इखवानियों को क्यों रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है जिन्होंने बंदूक हाथ में लेके कत्लेआम भी किया है? ये बहुत से सवाल अवाम के सामने हैं, और इन्हीं सवालात के घेरे में आज अवाम को सही जवाब भी देना होगा। वोट डालते हुए ये ख्याल रखना होगा कि हम किसी ऐसे भी शख्स को उसके पास ताकत न दे, उसको कलम न दे, उसको इक़्तिदार न दे जिसका कलम, जिसकी ताकत, जिसका इक़्तिदार कल आपकी गर्दन भी काट सकता है, क्योंकि जुबान की गर्दन काटते हुए हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। ये बात सियासत के इंतखाबात की, लेकिन इंतखाबात के बीच में और भी मामलात हैं, और दूसरे मामलात में पानी, बिजली, सड़क का मामला भी है। और पानी, बिजली, सड़क के मामले में हाई हाई चारों तरफ है। कहा जाता है कि बिजली प्राइवेटाइज हो जाएगी, और बिजली के प्राइवेटाइजेशन पर आम लोग भी खदशात का इजहार करते हुए वाविला करते हैं। बिजली के डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी नारेबाजी करते हुए बता रहे हैं कि प्राइवेटाइज हुआ तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। लेकिन दूसरा बड़ा मामला, बिजली पे हम बात कब करें, क्यों करें? क्योंकि ये बिजली वो है जिसके बारे में आम कश्मीरी की राय है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन उन वसाइल को बरोकार नहीं लाया जा सका। लेकिन उन्हीं वसाइल में हमारे यहाँ पानी भी आता है,
और पानी के हवाले से भी आप लोग जानते हैं कि हाहाकार पानी की भी मची है। कहीं पीने का साफ पानी मुहैया 21वीं सदी में भी नहीं है। 70 साल आज़ादी हो चुके हैं, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। चांद पे क्या, सूरज पे अब पानी को तलाश किए जाने की साइंसदान कोशिश करें, लेकिन हमारे यहाँ सड़क पे हम गली नुक्कड़ पे हम पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। ये 70 साल 71 साल आज़ादी के बाद भी है। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के 71 साल बाद भी तब भी पानी का रोना था, आज भी पानी का रोना है। और पानी के रोने में सवालात कई हैं। सवाल सरकार का एक और भी है। सवालात ने प्याज के दाम मुकर्रर कर रखे हैं। बाजार में अब आलू खरीदने जाते तो आलू भी आपको सरकार के निरखनामे पे मिल ही जाते हैं। आप बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। लेकिन क्या हमारे यहाँ निरखनामा उन डॉक्टरों के खिलाफ भी है, उन पे भी लागू होता है जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कुछ डॉक्टर्स को इजाजत दी है। सिक्किम के डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है, लेकिन वो करते हैं। पीरबाग से लेके डाउनटाउन के सफा कदल तक के हम कुछ डॉक्टरों को जानते हैं जो श्रीनगर के सिक्किम में प्रोफेसर तो हैं लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते तो सरकार का कोई कायदा और कानून है कि वो एक पेशेंट से, गरीब आदमी से कितनी फीस लें, वो कितने मजबूर हैं, उस मजबूरी का कितना फायदा उठाएं ये डॉक्टर? ये कहीं कोई निरखनामा है सरकार का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमारी अथॉरिटीज का? कोई भी कायदा और कानून है इन डॉक्टरों से कि वो एक टर्न पे जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसे कितनी फीस ले? एमबीबीएस डॉक्टर कितनी फीस लेगा, एमडी कितनी लेगा, एफआरसीएस कितनी लेगा, डीओएमएस कितनी फीस लेगा? ये कोई निरखनामा नहीं है, बल्कि मनमाना यहाँ पे दाम वसूल किए जाते हैं। और इन दाम वसूल किए जाने के बीच में एक आम आदमी की कमर तोड़ी जाती है, उसकी बीमारी पे जो खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। क्यों? सबसे पहले डॉक्टर की फीस होती है वो कमर तोड़ने के लिए काफी है। और फिर हमारे यहाँ साल 2017, आपको याद होगा, हमारे यहाँ साल 2017 में लगभग 150 के करीब ऐसी दवाइयों को पाया गया था जो जिनके बारे में खदशात का इज़हार करते हुए बताया गया था कि वो नकली है। क्या सरकार ने उन नकली दवाइयों की कंपनी को बंद कर दिया है? क्या वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है? अगर अवेलेबल हैं तो फिर सरकार ने 2017 में जो बताया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं? ये वो मामलात जो हम पब्लिक तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जरा इन डॉक्टरों से पूछिए कि आप फीस लेते हैं तो कितनी लेते हैं, क्यों लेते हैं? इतना कोई निरखनामा है सरकार का आपके पास? उसके हिसाब से आप प्राइवेट में फीस लेते हैं। लेकिन और मुद्दों में हमारे यहाँ जहाँ हमने बिजली सड़क की बात की तो जरा टंगमर्ग के ये हालात भी देखिए। इन हालात में क्या है वहाँ के लोगों की सूरत हाल, वहाँ के लोग क्या बताते हैं? हमने यहाँ कुछ रिलीफ बांटा है 100-200 घरों में, जिसमें हम आटा, तेल, चाय, मसाला, हल्दी, मिर्ची, मसाला देते हैं गरीब लोगों को। यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी खोला है। ये ट्रस्ट है, एक है सोसाइटी जिसका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी। और जो ये ट्रस्ट हमारा है इसमें हम बेवा, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसकी लड़की है जवान, शादी उसको नहीं कर सकता, और इस ट्रस्ट के जरिए से हम उसको शादी कराने में मदद करते हैं। जाते हैं, देखते हैं गरीब घर कौन है और उनके फार्म ऑफिस में जमा करके, मतलब वो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सब राशन वगैरह जो कुछ भी इन गरीबों में बांटा है, तो बहुत ही अच्छा कदम है ये। हम चाहते हैं कि ऐसे बार बार यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज ने आज ये कदम उठाया, ऐसे कदम बार बार उठाया जाए, क्योंकि टंगमर्ग में जितने भी जो गरीब है, बेवाए हैं, मोहताज लोग हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम टंगमर्ग के अवाम की तरफ से इसका खुशामदीद करते हैं। बहुत ही अच्छा कदम है, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये हालात और वाक़ात पर हमारा एक पहलू, लेकिन इसी पहलू के बीच में मौसम की मार भी आप जानते हैं, और उसके साथ साथ एक मार कोविड की भी है। लेकिन कोविड की मार पे कहीं न कहीं अब रोक लगने वाली है। कोविड की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। फाइजर यानी फाइजर इंडिया लिमिटेड जो है दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसने बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीन भी तैयार कर रखा है। तो उसी सारे पहलू पर नजर रखे थे सैयद इरफान फाजिल। वादी कश्मीर में एक साइड से मौसम का मिजाज और दूसरे साइड से वैक्सीन की खबरें काफी ज्यादा गूंज रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि पिफजर जैसी वैक्सीन जो है उसे एक हफ्ते में लॉन्च किया जा रहा है, और उसी वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट जो होगा वो देखने वाली बात जरूर होगी। और एक जानिब यह भी खबरें आ रही है कि ब्रिटिश से अब मैक्सिमम ट्रैवलर्स ने ट्रैवल एजेंट को फोन करके ये बता दिया है कि इंडिया के लिए वो ट्रैवल पैकेज जी हां उसे जोड़े, ताकि हम हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान की सैर करें। और ये खबर जो है वैक्सीन के हवाले से ही आ रही है। और दूसरे साइड से बात करें वादी
वादिया कश्मीर के मौसम को लेकर, तो मौसम के साथ साथ आने वाले अगले 2 दिनों में मौसम जरूर करवट ले सकता है। डिपार्टमेंट IMD की तरफ से अभी एडवाइजरी और एक नोटिस भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मगरिबी हवाओं का असर वादिया कश्मीर के पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर भी दिखाई देगा। और यह भी बताया गया है कि इसमें बारिशों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं सईद इरफान फाजिल। शुक्रिया इरफान, पूरी जानकारी के लिए। इरफान ने नजर रखी थी फाइजर की भी और फाइजर के साथ साथ मौसम की भी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए, अल्लाह हाफिज।